नमस्कार। आदाब। नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त। और फिर एक दिन, आज नसीर साहब की सालगिरह भी है, तो गालिब का शेर उनके लिए पढ़ते हुए कि तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद नसीर साहब को। आज मैं आपको सुना रहा हूं इस खुद नविश्त का 11वां बाब, 11th चैप्टर, जिसका उन्वान है सुबह का भूला, सुबह का भूला, सुबह का भूला। मेरठ जाने वाली देहरादून एक्सप्रेस बॉम्बे सेंट्रल से चली तो अगले स्टेशन पर उतरकर बंबई में ही रह जाने की बात सूझी मुझे, पर अब बसेरा ना बचा था। उस सफर को याद करते मेरी तेज याददाश्त और मेरा कुव्वत तसव्वुर दोनों हथियार डाल देते हैं। शायद मैं उसे याद रखना नहीं चाहता। दोपहर के करीब मेरठ छावनी स्टेशन आया और इस डर से कि सरधना लौटते कहीं किसी को दिख ना जाऊं, रात तक वहीं स्टेशन पर मंडराता रहा। जो सालिम रुपया मेरी जेब में बचा था, उससे सरधना के लिए 9:30 बजे की आखिरी बस का टिकट लिया। घंटे भर में वो जा पहुंची और सामान के नाम पर जो बचा था उसे पीठ पर लादे जब घर पहुंचा तो 11 बज रहे थे। गहरी रात का वक्त, लेकिन अम्मी जाग रही थी। रसोई की खिड़की के नीचे दुबका उनकी खटर पटर और बुदबुदाहट सुनकर यकायक ऐसी शर्मिंदगी हुई, इसका बयान मुश्किल है। अम्मी की आवाज सुनकर राहत मिली, लेकिन अपना मुंह दिखाने के फैसला कुन पल को टालता रहा मैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाने के लिए आगे बढ़ता, मामू मुमानियों, उनके बेटे बेटियों के हिकारत से हंसते चेहरे मेरी आंखों के सामने आते। मैं बार बार झिझका, और इससे पहले कि वही लोग जिनकी आंखें मेरे इंतजार में बिछी थीं उनका सामना करने का हौसला जुटा पाता कि रोशनी गुल हो गई और अब सुबह तक बाहर रहने के सिवा कोई चारा ना रहा। रात गुजारने के लिए मैं अपने अब खासे दुबले बिस्तर बंद पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फरवरी की ठंड ने मजबूर किया कि उसे खोलकर बिछा हुआ कंबल ओढ़ लूं। बाकी तो बंबई के किसी भाई को गरमा रहे थे या उससे मोटा मुनाफा दिलवा चुके थे। कुछ देर में आंख लग गई। नंगे फुटपाथ या घास पर सोने से तो बेहतर था कि हैं यहां सो रहे हो कि आवाज से नींद टूटी। पल भर के लिए लगा कि बस स्टॉप पर मुझे कोई ठुल्ला झिंझोड़ रहा है और आगे बढ़ने के लिए मैं अपना सामान समेटने लगा कि याद आया मैं सरधना में हूं और ये आवाज बाबा की है, जिसे ना सुनना मुझे कभी नहीं खला। दोनों ही नमाज के लिए जल्दी उठते थे और आज दरवाजा खोलने पर देखा कि चौखट पर मैला कुचैला भगोड़ा सोया पड़ा है। मैंने झूठी सच्ची माफियां मांगी, जिन्हें छिड़क कर वो बोले,
उठो, जाकर अपनी अम्मी से मिलो। मैं सोने के कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मी ने जिंदगी में पहली और आखिरी दफा नमाज बीच में तोड़ी और मुझसे लिपट गई। मुझे मालूम नहीं था कि उनकी नाजुक बाहों में इतना जोर है। रो रो कर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि सही सलामत मुझे घर ले आया। 60 दिनों में पहला नाश्ता पेट में गया। बालों की हजामत और गुस्ल के ज़रूरी मरहलों से गुजर के मुझे मस्जिद भेजा गया कि सिरातुल मुस्तकीम पर वापस लाने के लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। लेकिन मस्जिद जाकर मेरे दिल से दुआ निकली कि किसी रोज़ मैं वापस बंबई पहुंच सकूं। नाना नानी ने तो कोई मलामत नहीं की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक मामुओं ने मेरी तौहीन करना अपना मकसद बना लिया। कहकहों से आरास्ता लौट के बुद्धू घर को आए, कई बार सुनना पड़ा और फौरन इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी कि कहीं बात समझ में ना आई हो। मुमकिन है कि मर्दानगी के उन नमूनों ने कभी ना कभी मेरे जैसे सपने देखे होंगे और मेरे इस तजुर्बे से कुछ जल रहे थे। नए अकादमिक साल की शुरुआत नज़दीक थी और अलीगढ़ लफ्ज़ फिर मेरी ज़िंदगी में दखल देने लगा। किताबें, अर्जियाँ, सेमेस्टर, क्रेडिट, इम्तिहान जैसे मनहूस लफ्ज़ जिनसे मुझे हमेशा लगा था कि अब हमेशा के लिए दामन छूट गया, फिर चारों तरफ मंडराने लगे। बाबा ने अब तक कबूल कर लिया था कि डॉक्टर बेटे का उनका सपना सच होने वाला नहीं, और बिल आखिर उन्होंने मुझे आर्ट्स पढ़ने की इजाज़त दे दी। मुझे दाखला मिल गया, मगर अलीगढ़ जाने में अभी 3 कैद समान महीने बाकी थे, जिनमें मैंने बाबा की नाराज़गी दूर करने की हर नाकाम कोशिश की। सुबह जल्दी उठता, अंगीठी जलाता, केतली चढ़ाता, बिस्तर बनाता, नाश्ते में मदद देता, अखबार मांचता। शुक्र है कि पढ़ाई नहीं करनी थी, और बाकी वक्त खालाजाद भाइयों के साथ गपशप में या बाबा की .22 राइफल लेकर एक आध कबूतर फाख्ता मारने में कट जाता। तब तक जानवर तो नायाब हो चुके थे, लेकिन कभी कभी कोई चीतल या नीलगाय हाथ लग जाती तो जोश के साथ हम सब उसकी खाल उतारते। जानवरों की खाल उतारने और साफ करने में मैं काफ़ी माहिर हो गया। कई साल बाद बहुत सारे फिल्म बनाने वालों की भी खालें उतारी मैंने। अरबी रसूल खत का टूटा फूटा इल्म तो था, सो हिज्जे कर कर के मैंने अपने ही दम कुरान पढ़ने की जद्दोजहद की। ये बड़ा कारनामा पूरा होने पर ना कोई जश्न हुआ और ना ही मुझे कंधों पर बिठाकर सरधना भर में घुमाया गया। बाबा बस हल्का सा गुर्राए, हाँ ठीक है ठीक है। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर होता बेटा अगर मौलवी रख लेते। कुरान पूरा हुआ, लेकिन नमाज में बाकायदगी से पढ़ता रहा और कभी कभार गला फाड़कर बेसुरी अजान भी देता। अब्बा और अम्मी जब दोपहर की नींद में होते तो सिगरेट पीने के लिए खिसक लेता। खानदानी मस्जिद की निगरानी सूफी जी करते थे। एक नहायत दुबले आबनूसी रंगत के, माफ कीजिएगा, खानदानी मस्जिद की निगरानी सूफी जी करते थे। एक नहायत दुबले आबनूसी रंगत के इंसान जिनका नाम किसी को नहीं मालूम था, न ये कि कहां से और कब आए। बस लगता था
सूफी जी मस्जिद का हिस्सा ही है। हमेशा जाफरानी चोगा पहने, लंबे बाल और बेतरतीब छोटी नोकदार बकर दाढ़ी रखे, गालों पर एक बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं और आंखें भयंगी लेकिन हंसती हुई। उनके तलफ़्फ़ुज़ और हुलियों को याद कर लेता हूं तो लगता है पूर्वी बंगाल से आए पनाह गजी होंगे, लेकिन कौन जाने। सूफी जी अपने राज साथ ले गए। बेहद खुशमिजाज थे। उनकी हंसी मुंह से जोरों की हवा निकलने या बेआवाज खांसी जैसी थी और हंसते वो हमेशा रहते थे। बंबई से मेरी वापसी पर एक सूफी जी ने ही मुस्कुराकर मुझे गले लगाया। बोले कि उन्हें मालूम था कि मैं जरूर वापस आऊंगा। सूफी जी चलता फिरता प्लानशिट थे। कहा जाता था कि पहुंचे वे नजूमी हैं, रूहें आती रहती हैं उनके पास। नमाज से पहले की गपशप के दौरान जब भी वो ये शोशा छोड़ते कि फलां कोई अरसों पहले मरूम हो चुके दादा परदादा कल रात आए थे, तो हम बच्चों को दायरे से फौरन बाहर खदेड़ दिया जाता। नहीं पता कि सूफी जी जो शबीह देखते थे उनके जिक्र का मकसद सिर्फ लोगों की तवज्जो पा लेना था या कुनबे के झगड़ों को सुलझाने के लिए जब उन्हें उकसाया जाता तो दूसरी दुनिया के पैगाम हम तक पहुंचाने का नाटक करते थे, या बस हशीश की धुन में ही रहते थे। कुछ साल बाद जब उस सामान मलिंगा से मेरा वास्ता पड़ा तो फौरन पहचान गया कि अजमेर शरीफ की दरगाह में और सूफी जी के इर्द गिर्द किस चीज की महक रहती थी। जो भी हो, जाफिर खां के मकबरे के साये में खड़ी 19वीं सदी की यह सादा हसीन मस्जिद ताउम्र उस पुरअसरार शख्स की देखभाल में रही। मस्जिद के सामने ही नवाब बहादुर शाह की हवेली का फाटक था और इर्द गिर्द हरे भरे खेत। आज ये जगह एक गुंजान आबादी बन चुकी है। चारों तरफ सीमेंट के बेतरतीब घर और बदशक्ल दुकानें जैसे एक ढेर में धर दिए गए हैं। मस्जिद को जाने वाली सड़क ऐसी हो गई है कि 2 गाड़ियों का गुजरना मुहाल है। सूफी जी की वफात के बाद जब हर चीज की कीमतें छलांग मारने लगी तो मस्जिद के आसपास की जमीनों पर दावेदारों की खुजलाती उंगलियां बंदूक के घोड़ों की तरफ खिसकने लगी। सरदारा में फिल्मों का एक सिरे से अकाल था। टीन के शेड में एक ही चलता फिरता टॉकीज था जिस पर त्रिपाल की छत थी। बारिशों में बंद रहता था। दर्शक फर्श पर बैठते थे और बालकनी थी बेंचों की 2 कतारें। मजहबी या घटिया तरीन स्टंट फिल्में ही दिखाई जाती थी। मैं तो उन्हें भी देख लेता अगर बस चलता, मगर खानदान के किसी शख्स को वहां कदम रखने की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद शाह मामू, जमीर और मैं एक रात कंबल ओढ़कर दारा सिंह की फिल्म रुस्तम बगदाद देख आए। मैंने तो बगदाद की सैर कर ली, लेकिन जमीर को उस रात हमेशा के लिए हिंदी फिल्मों से नफरत हो गई। फिल्मों में अब अताह बन चुकी मेरी जिज्ञासा में अकेला शरीक आगा मामू का बेटा मीर अहमद यानी बॉबी था, जो हमेशा मेरा लंगोटिया यार रहा है। उसके वालिद की डिब्बी से चुराई सिगरेटें हमने अक्सर पी और कई कानून कायदे मिलकर तोड़े। जब बॉबी एनडीए में भर्ती हुआ तो बाप से किए हुए वादे के सबब उसकी तमाम मस्तियों और शरारतों का खात्मा हुआ।
उस वादे पर वो आज तक कायम है। बॉबी ने मुझे एक बार खबर दी कि आगा मामू रिटायर होकर मसूरी में घर खरीदने वाले हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रहकर बड़े साहब महल नुमा मकानों में रहने के आदी थे, जहां एक अमला हाथ पांव जोड़े ताबेदारी में रहता था। उनकी बीवी की जचगी के दौरान मौत के बाद उस हमले में आका बीबी शामिल हो गई। बॉबी और उसकी बहन मुहिब की परवरिश के लिए तो वाजिब ही लगा कि रिटायरमेंट का मंसूबा डीआईजी साहब अपनी शानदार शख्सियत के मुताबिक बना रहे थे। झटका लगा तो ये सुनकर कि मेरे वालिदैन भी मसूरी में बंगला खरीदने की सोच रहे। अंदाजा नहीं था कि उनके पास इतना धन पड़ा है। फिर पता चला कि वो घर लगभग कौड़ियों के मोल बिक रहे थे। 24 बंगलों की चमन स्टेट नाम की मिल्कियत जो बेगम रामपुर की थी, बहुत मामूली सी रकम में फरोख्त हो रही थी। हिंदी फिल्म की कहानी लगी मुझे ये। बेगम अपने बेटे के खिलाफ लोकसभा का चुनाव हारने में खासी कंगाल हो गई थी। सोने चांदी के थाल खाली होने लगे तो उन्हें याद आया होगा कि चमन एस्टेट अभी बचा है। 24 बंगले बनाकर उनके बारे में भूल जाना असली नवाबी सिफत है। डीआईजी साहब ने नंबर 24 चुना, जो एक लंबा दावत खाना हुआ करता था, और बाबा ने उसे छोटा नंबर 17। उस छोटे घर में पूरे साजो सामान से सजे 5 बेडरूम थे, एक पार्लर, एक मेहमान खाना, आउट हाउस और आधा एकड़ जमीन। 19वीं सदी के सागवान और चीड़ के बने सिंगारदान, खाने की मेज, साइड बोर्ड, सोफे, कुर्सियां, सब पर किसी बदमजाक ने काला रंग पोत रखा था। कीमत 35,000। 35,000 बाबा अम्मी ना जुटा पाते। अपनी कुल बचत, पीएफ, फिक्स डिपॉजिट सब मिला के भी सहारा देने आए आगा मामू, जिन्होंने नंबर 17 का आधा हिस्सा खरीदने का फैसला किया। काफी सोचने के बाद घर खरीद लिया गया, जिसमें से आधी रकम 17,500 बाबा ने दी, और इस तरह हमने अपने खुद के पहले मकान में कदम रखा। कौन सा हिस्सा किसका होगा, ये नाइत्तेफाकी की वजह हो सकती थी अगर आगा मामू एहतराम करके बाबा पर फैसला न छोड़ते। फर्नीचर बांटने के बारे में यह तय हुआ कि जो सामान जिस तरफ है वहीं रहे। इस समझौते पर हम सब कायम रहे। हुआ बस ये कि लिखने की एक हसीन रोल टॉप मेज हमारे हिस्से से एक दिन गायब होकर आगा मामू के बेडरूम में नाजिल हो गई, लेकिन कोई दीवार खड़ी नहीं हुई, और दोनों परिवार कई सालों तक पूरे घर में आजादी से आते जाते रहे। बरसों बाद जब हम 3 भाइयों ने उस घर को बेचने की सोची, तो कुछ जज्बाती तो कुछ अमली ख्याल से मैंने अपने हिस्से में सारा फर्नीचर ले लिया और उसे बंबई लाकर जब वो बदनुमा काला रंग उतरवाया तो उस लकड़ी की हसीन शक्ल दिखी। वो फर्नीचर जब यकीनन 100 साल से ज्यादा पुराना है, अब भी हमारे काम आ रहा है,
और एक बाढ़ की मार भी झेल चुका है। पहाड़ की चोटी पर रहना कुछ दिनों में बोरियत का सामान हो गया। सौदा लेने नीचे मॉल रोड जाना पड़ता था और सबसे छोटा होने के नाते ज्यादातर ये काम मेरे ही सर पड़ा करता। हालांकि सरदना के बनिस्बत यहां तकलीफ से कम था, क्योंकि वहां तो मेरे बम्बई जाने की खबर फैलने के बाद थैला लेकर जब मैं बाजार जाने लगता तो हर एक शख्स अपने सारे काम छोड़कर इस एक्टर बनने वाले को तरेर रहा होता। मसूरी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन थैले में मूली और शलगम ढोते हुए मैं कोई खास बांका नहीं लगता था। लड़कियां तो ऐसे शख्स पर नजर भी नहीं डालती। नाना नानी की उम्र अब अदालत की थी और कुछ अरसे के बाद वो जन्नत नशीं हुए। शाह मामू पुलिस की नौकरी छोड़कर महमूदाबाद में खेती कर रहे थे और चांद मामू से हमारा 36 का आंकड़ा था, तो उनमें से किसी का भी मसूरी आना जाना ना हुआ। लेकिन दो बेहद रंगीन मिजाज जमींदार भाई असलम खान और उनके बड़े भाई अकबर से हमारी मुलाकात हुई। वो पुश्तैनी अफगान खानदान से थे और देहरादून में उनके अजदाद का कयाम लगभग मेरठ में हमारे खानदान जितना ही पुराना था। फारसी बोलते थे, लिहाजा उनके वालिद और बाबा की खूब जमी। असलम और अकबर के साथ हम कई बार शिकार करने गए, पर जानवर बहुत ही कम हो चुके थे, सो अमूमन कुछ तीतर या दो एक जंगली मुर्गे ही हाथ लगते। अक्सर रात भर की गश्त के बाद भी खाली हाथ लौटते। लेकिन अपनी नस्ल के साथ झुंड बनाकर चलना शिकारियों की खसलत है। एक रात के शिकार में आगा मामू के हाथों में जानलेवा हादसे से बाल बचा। बॉबी और मैं जीप के पीछे उकड़ू बैठे नंबर प्लेट पर गीली मिट्टी थोप रहे थे कि जंगल का कोई अफसर देख ले, जो मुमकिन था, तो उसे गाड़ी का नंबर नजर न आए। इस इम्कान का मैं तफसील से सिनेमाई तसव्वुर कर चुका था और हाथ धोने के लिए उठ ही रहा था कि एक जबरदस्त धमाके और दाएं कान के पास एक छोटे तूफान के जोर से गुजरती सीटी जैसी आवाज। एक बार फिर से सॉरी, माफ कीजिएगा। हाथ धोने के लिए उठ ही रहा था कि एक जबरदस्त धमाके और दाएं कान के पास एक छोटे तूफान के जोर से गुजरती सीटी जैसी आवाज ने मुझे जमीन पर पटक दिया। कांपता हुआ उठा तो क्या देखता हूं कि आगा मामू बुद्ध बने खड़े हैं। उनकी 450.400 राइफल की नली से नीला धुआं निकल रहा है और चारों तरफ बारूद की महक है। हथियार संभालने की तमीज पर बेशुमार नसीहतें देने वाले ने खुद गलती से मेरी खोपड़ी के चीथड़े उड़ा दिए होते। ऐसे कारतूस से जो नील गाय को चित कर दे। उनकी सुकड़ी माजरत तलब आंखें देखकर मेरा दिल कुछ थमा। जान का खतरा टल गया था। उनका चेहरा फख पड़ता गया और उनका चेहरा फख पड़ता देखकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत बुरा भी लगा। लंबे वक्फे के बाद उनकी मिमियाती आवाज निकली। मैं देख रहा था कि सेफ्टी कैच लगा है या नहीं। उनसे पूछने की जुर्रत किसी ने नहीं की कि ट्रिगर से वो भला खेल ही क्यों रहते। अचानक बहुत बूढ़े नजर आने लगे। रात भर आगे के सीट पर सिमटे हुए खामोश बैठे रहे। ना ही कोई जानवर दिखा हमें और ना ही किसी जंगल के अफसर ने हमारा पीछा किया।
डोंट नो। मसूरी में महज तरकारी खरीदने की बोरियत नहीं थी। दोनों मकानों में टूट फूट के कई नमूने थे। बहुत मरम्मत दरकार थी। दरवाजे उखाड़ना या लगाना, खिड़कियों के पल्ले बदलना, सोफों पर गिलाफ चढ़ाना, छतों की मरम्मत वगैरह। घर बन जाने के बाद पता चला कि 5 गुसलखाने उनकी तरफ हैं, तो अपने हिस्से में दो गुसलखाने पैदा करने के लिए वॉश बेसिन और कमोड खरीदकर पाइप बिछवा दिए गए। सामान लाने ले जाने और ईंट मलबे को हटाने में बॉबी और मुझे मदद करने की हिदायत दी गई और उसके लिए हर रोज हमें 2 रुपए दिए जाते थे। क्योंकि काम कुछ दिनों तक जारी रहा, अच्छी खासी रकम हमने बना ली। छप्पर फटने की उम्मीद में हर शाम मैं अपने 2 रुपए लेकर हेकमान होटल तंबोला खेलने पहुंचता और हमेशा हारता। ये एक ऐसा डर्रा है जो मेरी जिंदगी में कई बार आया है। जब जब मैंने कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की कोशिश की है, लिहाजा जुए से मैंने तौबा कर रखी है। ऐसा लगता है कि इसके एवज में कुदरत ने मुझे जिंदगी के जुए में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अक्सर जितवाया है। बॉबी अब एनडीए में था। मुझसे 2 साल छोटा होने पर भी जिम्मेदार माना जाता था। इसलिए बिना इजाजत हम दोनों रियाल्टो में सपनों का सौदागर देखने जा सके। अमन तो पता नहीं कब आने वाली थी और अपने आप को पर्दे पर देखना ही था मुझे। ये उबाऊ फिल्म दोबारा देखने पर भी उसमें मेरा नामो निशान नजर नहीं आया। पर्दे पर आने में इस उज्र से राहत मिली या उलझन हुई पता नहीं, पर हीरो ने मेरे साथ अपना खेल खेला था। बॉबी सब्र से सारी दास्तान सुनते हुए सही जगह पर करता रहा और भरोसा दिलाता रहा कि तेरा वक्त भी जरूर आएगा। लेकिन वो हेमा मालिनी क्या चीज है ना। वक्त तो उस फिल्म से आया। दरअसल उस कमसिन परी का वक्त तो दरअसल उस फिल्म से आया, उस कमसिन परी का जो उस फिल्म से पूरे देश के दिल की धड़कन बन गई और मुद्दत तक बनी रही। 25 साल बाद एक पितृशाही की बुनियाद हिला देने वाली नारीवादी फिल्म में मैंने उन हसीन, पुरवकार और निहायती सीधी सादी खातून के साथ काम किया। पहली मुलाकात में मैंने उन्हें बतलाया कि हमारे करियर कैसे लगभग एक साथ शुरू हुए। बल्कि मैं उनसे एक फिल्म सीनियर था। ऐसी कहानियां उन्होंने कई बार सुनी होंगी। हल्की सी मुस्कुराई। फिर हमने एक सीन किया जिसमें उनसे प्यार का नाटक शुरू करता हूं। उनके ब्लाउज की डोरी खोलकर उनकी पीठ सहलानी थी मुझे। उनकी शादी हाल ही में धर्मेंद्र देओल साहब से हो चुकी थी और उस बाहुबली का ख्याल आते ही मेरी उंगलियां पीठ सहलाते हुए कुछ ढीली पड़ गईं। मेरी उंगलियां पीठ सहलाते हुए कुछ ढीली पड़ गईं। तो ये था 11वां बाब। कल फिर हाजिर होऊंगा और आपको सुनाऊंगा इस खुशनविश्त का 12वां बाब। आदाब।